अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और आज मैंने फैसला कर लिया है कि मैं ये चुप का रोज़ा खोल कर रहूंगा और मैं आपको वो बातें बताऊंगा कि जो सवालात मुझसे पूछे जा रहे हैं ऑन द मेन स्ट्रीम मीडिया, ऑफ द मेन स्ट्रीम मीडिया। बहुत से सवालात हैं जो मलिक रियाज साहब के इंटरव्यू के मुतालिक मेरे से पूछे जा रहे हैं और मैं आज से पहले उनका जवाब इसलिए नहीं दे सका था कि मेरे ऊपर कैद थी, कतकन थी और मेरे चैनल ने मुझे ऑफ एयर किया हुआ था। लेकिन अब क्योंकि मैंने कल वहां से रिजाइन कर दिया है तो मैं खुल के इसी मीडियम से, यूट्यूब के मीडियम से, जहां से ये सारी कोई बहस और डिबेट शुरू हुई, मैं वहीं से शुरू होता हूं। लेकिन आपको मैं एक बात पहले क्लियर करना चाहता हूं कि मैं यहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन देने नहीं आया, मैं यहाँ पे कोई तफसीलात उस तरह की बताने नहीं आया, मैं किसी के ऊपर इल्जाम तराशी करने नहीं आया। मैं आपको दो टोक कुछ बातें बताने आया हूं क्योंकि आई ओ दिस टू माई चिल्ड्रन, आई ओ दिस टू माई फैमिली, आई ओ दिस टू माई फ्रेंड्स एंड स्पेशली आई ओ दिस टू माई व्यूअर्स जिन्होंने मुझे इतने साल फॉलो किया। 1800 से 2000 के करीब उन्होंने मेरे शोज देखे और उन्होंने हर बात को बिलीव किया जो मैंने उनसे बात कही। मुझे लोगों की ईमेल्स आई, मुझे लोगों के फोन कॉल्स आए, लोग रोए हैं। उन्होंने कहा कि लुकमान साहब हमने तो ये समझा था, आपने ये क्या किया। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी गलत बात नहीं की और मैं आज आपको वो बात प्रूफ करूंगा कि वो 4-5 सवालात जिनसे आपको मिसलीड किया जा रहा है कि वो है क्या। एक, ये इंटरव्यू कोई प्लांटेड नहीं था और ये कोई प्लान नहीं था। बी, उसमें अब्दुल कादिर गिलानी का फोन क्या कर रहा था, उन्होंने क्या कहा था मुझे आके। और सी, के मेहर बुखारी और मैं जब हम इंटरव्यू कर रहे थे तो मैं उठा क्यों था वहां से और मैंने वापसी पे ये क्यों कहा था कि मैं ऑन एयर कह दूंगा कि मुझे प्रेशराइज किया जा रहा है इस इंटरव्यू के लिए। और क्या ये जुडिशरी के खिलाफ कोई साजिश थी या ये सब कुछ अब बताया जा रहा है, लोगों को बहकाया जा रहा है। इस पे मैं आपको एक बात बताऊं, ये मैं अपने व्यूअर्स को ओ करता हूं क्योंकि मैं बिलीव करता हूं कि फॉर दोज हु बिलीव इन ट्रूथ नो एक्सप्लेनेशन इज नीडेड एंड फॉर दोज हु डू नॉट बिलीव इन ट्रूथ नो एक्सप्लेनेशन कैन बी गिवन। लेकिन आज ये बोलना है और ये मैं इसलिए बोल सकता हूं कि जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने कल अपने चैनल से रिजाइन कर दिया है और अब मेरे ऊपर इस किस्म की कोई कैद नहीं है। बल्कि मैं एक और काम भी करूंगा, मैं ये भी करूंगा कि हर उस एंकर ने जिसने मेरे ऊपर कदगन लगाई, जिसने मेरे ऊपर दावे किए, जिसने मेरे ऊपर तोहमतें लगाई, मैं उनको दावत देता हूं कि वो आए और वो मुझे बुलवाएं अपने प्रोग्राम में और वो सवालात जो समझे कि मैंने आज नहीं उठाई यहां पे, वो मुझसे करें अपने चैनल के ऊपर, अपने प्रोग्राम के ऊपर ऑन एयर। और इंशाल्लाह मैं उनको जवाब दूंगा और उनको जवाब देने से आप भी सुनेंगे। लेकिन सबसे पहले अब्दुल कादिर गिलानी का फोन उस दिन क्यों आया, उन्होंने क्या कहा और उसका मकसद क्या था। नहीं, मलिक साहब को कहे ना कि उसका नाम लेने दे, जरा लेने नहीं दे रहे। नहीं नहीं, ये बात करें ना, बात करें। कौन है? अब्दुल कादिर गिलानी। ये आपने देखा कि जो फोन आया मुझे अब्दुल कादिर गिलानी का, और ये पहली बार ही नहीं आया था, इससे पहले भी एक दफा मुझे प्रोग्राम में आया था। ये इमरान खान का इंटरव्यू था जो मैं यूसीपी के अंदर लाइव कर रहा था इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस, और उनको मैंने कहा कि आप मैसेज कर दें, मैं फोन पे बात नहीं कर सकता। उन्होंने मुझे मैसेज किया, मैंने ऑन एयर इमरान खान को लाइव मैंने कहा यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे अब्दुल कादिर गिलानी का मैसेज है कि आपसे एक सवाल है, बल्कि, और वो सवाल मैंने किया और इमरान खान ने उसका जवाब दे दिया उस सवाल का। वो ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, पहले ये देखें और फिर फैसला करें। ये सवाल मुझे अभी भेजा है जी अब्दुल कादिर गिलानी साहब ने, हु इज द सन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, और उन्होंने कहा है कि 25 तारीख को तो ऑलरेडी 20-25 हजार लोग कैद की बरसी की वजह से होंगे वहां पे, इसलिए आप जलसा कर रहे हैं। दैट्स अ गुड क्वेश्चन बाय द वे, गिव हिम अ हैंड। उनको गिलानी जूनियर को मैं दावत देता हूं कि खुद 25 दिसंबर को आके देख लें कि क्या वो वैसे ही वहां लोग आए हुए हैं या वो एक सुनामी के अंदर शिरकत करने आए। मैंने आपको यह दिखाने की कोशिश की है कि ऐसी कॉल कोई अनयूजुअल कॉल नहीं है। ये बहुत दफा आती है, ना सिर्फ अब्दुल कादिर गिलानी की बल्कि बहुत से लोगों की आती हैं ड्यूरिंग शोज, और कई दफा बड़े अच्छे सवालात भी इंसान को मिल जाते हैं, जैसा इस बारी था। जो इमरान खान को सवाल पूछा गया वो बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन था एंड दैट वाज अ गुड क्वेश्चन। वो अलग बात है कि उनका जवाब भी अच्छा था, बट आई मीन दैट कैन नॉट बी डिस्काउंटेड। एक आपको मैं बात बताऊं कि अगर मेरी उनसे दोस्ती होती या मेरी उनसे कोई रख रखाव होता या पर्सनल सोशल मेरी एफिलिएशन होती उनसे, तो जितने प्रोग्राम्स मैंने यूसुफ रजा गिलानी और उनके बेटों और उनकी फैमिली के खिलाफ किए, उनकी करप्शन के खिलाफ किए, उनके घरों के ऊपर, उनके गोशवारों के ऊपर, उनके कब्जे करने के ऊपर, उनके ड्रग्स स्कैम के ऊपर, खासतौर पर मूसा गिलानी को केमिकल गिलानी कहने का मतलब, तो फिर मैं वो ना किए होते। आप मुझे कोई एक एंकर बताएं या होस्ट बताएं कि जिसने मेरे से ज्यादा उनके ऊपर ये किया। और मैं आपको चंद एक क्लिप सिखाता हूं। एनएचए के ठेके हों, हाईवे अथॉरिटीज के ऊपर, टोल प्लाजास के ठेके हों, मुल्तान में सड़कों के बनने के ठेके हों,
पुल बनने के ठेके हों, वहां पे एक ही शहर में 2 कंपनियों को गैर कानूनी तौर पे कोटा अलॉटमेंट के ठेके हों और फिर वो आ जाए और उसमें बिलियंस इन्वॉल्व। वाई इज इट के हर कंट्रोवर्शियल चीज में आप या आपके किसी अहले खाना का नाम होता है? आप मेरी बात पे यकीन कर जाएंगे। एनएचए कह रहे हैं, आप हज कह रहे हैं, हद होती है हर चीज की। मैं 2 टोक लफ्जों में कह रहा हूँ कि आप लोगों ने हर चीज को मफरूजों की बुनियाद पर और सिर्फ हवाई बातों की बुनियाद पर आप लोगों ने हर चीज को सिर्फ इस तरह टीवी पर आप बोलते हैं, क्योंकि आप जब ये शो कंक्लूड होगा तो मेरा फोन बंद हो जाएगा, लेकिन आखिरी स्टेटमेंट आप देंगे और जो आखिरी स्टेटमेंट आप देंगे वो लोगों के दिलों में। मैं नहीं देता, मेरी बात मैं 1 मिनट, मैं नहीं देता आखिरी स्टेटमेंट, मैं पहले स्टेटमेंट दे रहा हूँ। मैं गिलानी साहब पहले स्टेटमेंट दे रहा हूँ, आखिर की क्या बात है? मैं आपके सामने कह रहा हूँ, मैं कोई अपना पीठ पीछे बात कर रहा हूँ? कैसी बात कर रहे हैं? मैं प्रूफ नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आपका नाम क्यों आ जाता है हर जगह पे। प्रूफ तो गिलानी साहब मेरे पास ये भी नहीं है कि ये बाउंड्री है पाकिस्तान की, मुझे मानना पड़ता है कि ये बाउंड्री है, किसी ने डिमार्केशन नहीं की हुई। हमारी कुर्सी तो आगे तीन टांगों पर है, ये डेमोक्रेसी है, कोई मोनार्की नहीं है यहाँ पर। नहीं, एक सेकंड, यू कैन ट्राई एंड बिकम अ पॉलिटिकल विक्टिम, दैट्स योर चॉइस। नहीं, मूसा साहब 1 सेकंड, यू कैन ट्राई एंड बिकम अ पॉलिटिकल विक्टिम, दैट्स योर चॉइस, लेकिन एक आप मेरी सवाल का सिर्फ ये जवाब दें कि सिर्फ आपका नाम क्यों हर जगह आता है या आपकी फैमिली का नाम क्यों आता है? मैं यही बात तो बता रहा हूँ, मेरा नाम कहाँ पर, मेरा नाम आ जाए। 2 साल पहले मेरा नाम क्यों नहीं आया? मेरा नाम 2 साल पहले क्यों नहीं आया? मेरे 93,000 वोटों के बाद मेरा नाम आया है, इनको अब याद आ रहा है। उस वक्त आपके अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई जो थे वो बड़े एक्टिव थे, उस वक्त उनके नाम आ रहे थे, अस्त्रा लाइसेंस की फीसें लेने में भी उनके नाम आ रहे थे, क्लैशन कोफो के लाइसेंस इशू करने में भी उनके नाम आ रहे थे। उस वक्त अब्दुल कादिर साहब बहुत फुल रवानी में थे। आपने देखा है मूसा गिलानी साहब का, मैंने आपको अब्दुल कादिर गिलानी का और उनके घर दिखाए, आपको मैंने यूसुफ रजा गिलानी साहब का भी घर दिखाया, और ये आप जाके यूट्यूब पे देखें कि ये कितनी बारी मैंने दिखाई हैं और उनके प्रोटोकॉल्स, उनकी किस किस करप्शन को मैंने हाईलाइट किया है। तो ये कहना कि मुझे किसी का फोन आया और वो इंटरव्यू डिक्टेट कर रहा था, ये बहुत ही अनफेयर किस्म की बात है। बी फेयर एंड बी ऑनेस्ट, और जितनी ऑनेस्टी से और जितनी कन्विक्शन से आपने मुझे गालियां दी हैं, मुझे बुरा भला कहा है, जितना आपने मेरे ऊपर अलकाबात लगाए हैं, उतनी ही फेयरनेस और उतनी ही ऑनेस्टी से दोबारा जाएं अपने मीडियम से बैठे, चाहे ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे लिंक्डइन हो, चाहे ऑर्कुट हो, किसी के ऊपर भी, और फिर वहां जाके लिखें कि नहीं ऐसा नहीं हुआ था। और अगर एंगलिंग होती तो फिर उसी दिन के चैनल के तमाम प्रोग्राम्स उठा के देख लें, चैनल की न्यूज देख लें, चैनल के बुलेटिन्स देख लें, चैनल की ब्रेकिंग्स देख लें सारी, और आप देखेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उस दिन मुजीब रहमान शामी का एक प्रोग्राम था कि वो मेरे प्रोग्राम से 1 घंटा पहले चल रहा है, जिस वक्त खत्म हुआ है उस वक्त मेरा प्रोग्राम शुरू हो रहा है। यानी उस प्रोग्राम में क्या कहा गया और मेरे प्रोग्राम का और उस प्रोग्राम में खुदा ना खास्ता अगर कोई एंगलिंग होती तो क्या इतना तजाद होता? वॉच एंड डिसाइड। इफ्तिखार चौधरी के साथ कौम खड़ी हुई है, लोग खड़े हुए हैं दीवानावाद आज भी, क्योंकि इफ्तिखार चौधरी साहब जो है उन्होंने अपने बेटे की निगरानी में तो कोताही की, एक बाप की हैसियत, हाँ, लेकिन उनके किरदार पर उंगली नहीं उठाई जा सकी। मलक साहब ये चाहते थे कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार को यह पैगाम भिजवाएं कि मैंने उनके बेटे के खिलाफ मवाद इकट्ठा कर लिया है, और वगरना मेरी बात वो मान लें, ठीक है, मेरे मुकदमे या ना सुने या सुने तो मेरे हक में फैसला करें। अब मलक साहब अगर जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को दबा ले तो फिर तो अफवाज पाकिस्तान का सिपा सालार तो इनको बना देना चाहिए। जो मुशर्रफ से नहीं दबे, पूरी फौजी ताकत से नहीं दबे, बहरी अटॉम की ताकत से यानी दब जाएंगे। कुरान हाथ में पकड़ के 3 सवाल करता हूं, भाई कुरान पकड़ के कुछ सवाल करता है या सवालों का जवाब देता है? इस पूरी जुडिशरी को उन्होंने एक चैलेंज दिया है, उसके ऊपर एक चपत लगाई है, ठीक है, और वही सूरत है। पूरी जुडिशरी ने आज एक्ट किया है, यानी सुप्रीम कोर्ट के जज इकट्ठे हुए हैं, मीटिंग की है, और मैं समझता हूं यह उनकी हमीयत का सवाल है। ठीक है, तमाम हमारी जुडिशरी को ये एक होकर खड़े होना चाहिए और इनको सख्त सजा देनी चाहिए। आपने देखा है कि उस दिन मुख्तलिफ प्रोग्राम जो थे एक ही दिन में दुनिया न्यूज में, उनमें आपस में कितना क्लैश था। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि जी ये बड़ी साजिश हो रही है, जी साजिश हो रही है। किस तरह साजिश हो रही है मुझे बताएं। मैं तो उन जर्नलिस्टों में से हूं जिसने आज तक वो कागजात नहीं देखे हैं, वो पेपर्स नहीं देखे हैं, और वो 12, 14, 15 जर्नलिस्ट जिन्होंने 5 महीने पहले ये सारे पेपर्स देखे, जिनके पास ये तमाम एविडेंस था, वो 5 महीने क्यों चुप रहे हैं? उन्होंने इस दिन का क्यों वेट किया
کہ انہوں نے ایک ہفتہ پہلے آ کے اسٹوری کو بریک کرنا تھا. اور اسٹوری کو بریک بھی کیسے کیا کہ نہ اپنے اخبار میں بریک کیا نہ اپنے ٹی وی پہ بریک کیا, بلکہ جا کے انٹرنیٹ پہ ایک منصور اعجاز نامی شخص کو ایک انٹرویو دے کے کہا کہ میں یہ اسٹوری آپ کو دے رہا ہوں جو اس سال کی سب سے بڑی اسٹوری ہے اور یہ جوڈیشری کے خلاف سازش ہو رہی ہے. اس کے ڈیفنس میں ایک دن پہلے کالمز بھی آنا شروع ہو گئے. واہ 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 واہ. اور سازش یہ دنیا ٹی وی کا رہا ہے, سازش مہر بخاری کا رہی ہے, سازش مبشر لقمان نے کی. وہ کیسے؟ مبشر لقمان نے تو آج تک وہ ڈاکیومنٹس نہیں دیکھے. کس نے دیکھے تھے وہ ڈاکیومنٹس؟ میں کھل کے ملا, ساری لوگوں کے سامنے ملا اور ادھر بھی ملک صاحب کے سامنے اس رائے کا اظہار کیا کہ جی آپ نے بہت ظلم کیا اپنے ساتھ بھی اور ملک اور قوم کے ساتھ بھی. اور پھر میں نے ان سے یہ گلہ بھی کیا کہ جی میرا بھی تو آپ کے ساتھ اتنے سالوں کا تعلق ہے, تو راز و نیاز کی باتیں جب وقت آ گیا تو آپ نے وہ ڈاکومنٹ جو ہے اتنے سارے جرنلسٹوں کو اور اینکرز کو دکھا دی اور مجھے نہیں دکھائی. کیا جواب ٹھیک دیا؟ ہے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ سلیم شاید آپ سے پھر میں اپنی بات نہیں منوا سکتا تھا, آپ کسی کے کنٹرول میں نہیں آتے. تو یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے اینکر سے وہ بات منوا سکتے تھے اس لیے یہ ان کو بہرحال ڈاکومنٹس ان کا ورژن ہے کہ بھائی میں ان سے یہ اعتماد ان کے بارے میں میرا تھا کہ بھائی جب تک میں ان سے نہ کہوں ڈسکلوز کرے, جس تک میں وہ نہ کہوں تو وہ کرے. یہ ان کی رائے تھی. جی کیا کہا تھا سلیم صافی نے؟ سلیم صافی صاحب نے کہا کہ ان کو ملک صاحب نے یہ بتایا تھا کہ میں نے ان لوگوں کو دکھائی ہیں یہ کاغذات جن کو میں کنٹرول کر سکتا تھا, تو مجھے کیوں نہیں دکھائی؟ اس لیے کہ وہ مجھے شاید کنٹرول نہیں کر سکتے تھے. ہر انٹرویو میں ہوتا ہے, آپ میاں نواز شریف صاحب سے پوچھ لیں, میاں شہباز شریف صاحب سے پوچھ لیں, زرداری صاحب سے پوچھ لیں, گیلانی صاحب سے پوچھ لیں, جناب الطاف حسین صاحب سے پوچھ لیں, قاضی حسین احمد صاحب سے پوچھ لیں, آپ منور حسن صاحب سے پوچھ لیں, کسی سے آپ پوچھ لیں, ہر شخص آپ کو بتائے گا کہ جب وہ 2 گھنٹے کا انٹرویو دے رہا ہے تو وہ ضرور بیچ میں لکمے دے گا کہ یار یہ بھی بات کرو یا یہ بھی میرے سے سوال کرو, کیونکہ ہر ایک کا ایک موقف ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا موقف جو ہے وہ احسن طریقے سے آگے آئے.